हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लीगल वेब पर। हम जूरिस्प्रूडेंस की चर्चा कर रहे हैं और जूरिस्प्रूडेंस में आज हम लोग देखेंगे स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ही कहा था कि यूनिट 1 और यूनिट 4 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यूनिट 1 जो बात करता है वो बात करता है स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की। तो स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस यानी कि विचारधाराओं की बात होगी। किस बारे में? विधिशास्त्र के बारे में। विधिशास्त्र में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? अध्ययन करते हैं हम विधियों का। ठीक है, हम देखते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस जूरिस्प्रूडेंस क्या है? जूरिस्प्रूडेंस स्टडी ऑफ लॉ। ठीक है, स्टडी ऑफ लॉ है, स्टडी ऑफ लॉ है। और लॉ क्या होता है? लॉ इज ए सोर्स ऑफ जस्टिस। तो बात कर रहे हैं हम कि किसकी चर्चा करेंगे? जूरिस्प्रूडेंस की चर्चा कर रहे हैं। जूरिस्प्रूडेंस में स्टडी ऑफ लॉ होता है। ठीक है, लॉ क्या है? जस्टिस को दिलाने का एक तरीका है। तो आप जानते हैं कि लॉ जो है उसी की चर्चा होगी इसमें। अब इसी लॉ में हम देखेंगे जितने स्कूल्स आपको बताए गए हैं 6। ठीक है, 6 आपके जो स्कूल्स बताए गए हैं। एक आपका हो गया नेचुरल लॉ स्कूल, ये विधि के बारे में क्या बात करते हैं। फिर एनालिटिकल स्कूल, ये क्या बात करते हैं। फिर हिस्टोरिकल स्कूल, ये क्या बात करते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल, ये क्या बात करेंगे। और फिलोसफिकल स्कूल, ये क्या बात करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि रियलिस्टिक स्कूल जो है वो क्या बात करेंगे। ये सारी चर्चाएं होंगी। तो विधि के बारे में प्राकृतिक विधि विचारधारा के लोग क्या बात करते हैं, उनकी विचारधाराएं जो कि प्राकृतिक विधि से प्रभावित थी, वो क्या बात करते हैं लॉ के बारे में। यही चर्चा पूरी की पूरी हमारी प्राकृतिक विधि विचारधारा में चलेगी। आज हम उसी को लेके चलेंगे। स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में विचारधारा की बात होगी जो कि प्राकृतिक विधि विचारधारा है। ठीक है, प्राकृतिक विधि विचारधारा की बात होगी। तो इस आप जैसा नाम से भी जान रहे हैं कि प्राकृतिक विधि विचारधारा का मतलब है कि बात होगी प्राकृतिक विधि की, विधि के संदर्भ में। तो न्याय दिलाने का एक ऐसा तरीका जिसमें विधि को प्राकृतिक तत्वों से प्रभावित माना गया है। ठीक है, विधि को प्राकृतिक जो है तत्वों से प्रभावित माना गया है। इनके समर्थक जो प्राकृतिक विधि विचारधारा के समर्थक हैं, उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि विधि जो होती है उसका जन्म प्रकृति के व्यवस्थाओं से होता है। ठीक है, उनका जन्म कैसे होगा? प्रकृति की व्यवस्थाओं से होगा। और प्राकृतिक विधि विचारधारा के जो मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो हम ये बात कह रहे हैं इसके 2 आधार हैं। 2 कौन कौन से आधार हैं? पहला ये कि सभी व्यक्ति समान हैं, इसीलिए विधि सभी के ऊपर समान रूप से लागू होती है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या कहते हैं? दूसरी चीज कहते हैं कि मनुष्य के अधिकार अहस्तांतरणीय हैं, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल हैं। वन कैन नॉट ट्रांसफर देयर राइट टू अनदर। कोई भी एक व्यक्ति दूसरे को अपना अधिकार अंतरित नहीं कर सकता है। बात क्या हो रही है कि नेचुरल लॉ क्या है? नेचुरल लॉ के जो सिद्धांत के मानने वाले हैं वो यही कहते हैं कि हमारी जो विधि मानने की जो बात है वो यही 2 आधार हैं हमारे, जिस पर हम अपनी विधि को कहते हैं कि ये जो विधि है ये प्राकृतिक विधि से प्रभावित है। ठीक है, जो न्याय दिलाने का एक तरीका है वो कैसे है? वो है आपके प्राकृतिक विधि से प्रभावित। बार बार आ रहा है बात की प्राकृतिक विधि क्या है। ठीक है, हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ रहे हैं नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में। अब बात आती है कि नेचुरल लॉ क्या है। ठीक है, व्हाट इज नेचुरल लॉ? प्राकृतिक विधि क्या है?
तो प्राकृतिक विधि के बारे में कोई ऐसी विशिष्ट परिभाषा तो दी नहीं जा सकती है कि दे दी जाए, कोई ऐसी जो है विशिष्ट परिभाषा हो। ऐसी परिभाषा तो देना संभव भी नहीं है। तमाम विधिशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन इसको अगर सामूहिक रूप से देखें, एक सामान्य भाषा में देखें, तब हम ये कह सकते हैं कि ये नियमों का एक ऐसा समूह है, ठीक है, ये बंच ऑफ रूल्स हैं जिसमें कुछ आदर्श के नियम सम्मिलित होते हैं और जो सभी पर समान रूप से लागू होती है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ जो है यहां पर जो है वही इंग्लैंड में भी होगा, वही जो है ब्रिटेन में भी होगा। खाना जो मिलता है हमें, राइट टू फूड, वो यहां पे भी वही होगा, ये दुनिया में यही होगा। इसीलिए इस विधि को, इस प्राकृतिक विधि को यूनिवर्सल लॉ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये सार्वभौमिक लॉ है। यानी ऐसा नहीं है कि ये किसी व्यक्ति विशेष में विभाजन करता हो, चूंकि ये सभी को एक रूप से समाहित करते हुए एक रूप में देखता है, मानव के रूप में देखता है, इसीलिए इसे मानवीय विधि भी कहते हैं। अब चूंकि नेचुरल लॉ जो है नेचर से निकल के आता है, नेचर से निकल के आने के कारण इसे क्या कहते हैं, दैवी विधि भी कहते हैं। नेचर किससे प्रभावित है? लोग क्या मानते हैं, यही मानते हैं ना कि ये देवी का जो है या देवताओं का डिवाइन जो है सारी चीज़ें, इसलिए उनसे जो रूल्स निकल के आए उससे हम लोग क्या मानेंगे, इससे डिवाइन लॉ भी मानेंगे। तो आप जानते हैं कि इसे क्या मानते हैं, प्राकृतिक विधि भी कहते हैं, प्राकृतिक विधि नेचुरल लॉ कहा जाता है, इसे कहा जाता है मानवीय विधि क्योंकि ये मानवों के ऊपर लागू होता है। इसे सार्वभौमिक विधि भी कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ है क्योंकि ये हर जगह लागू होता है और इसमें कहीं पर भी आप देखेंगे कि अंतर नहीं मिलेगा आपको। मानव के आधार पर विधि का जो है प्रवर्तन किया जाता है। सार्वभौमिक विधि भी है क्योंकि ये नेचर को हम डिवाइन का पार्ट मानते हैं, ठीक है, गॉड का पार्ट मानते हैं, इसीलिए इसे डिवाइन लॉ या फिर इसे क्या दैवीय विधि भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी विधि जो मानवों पर समान रूप से लागू होती है और इसमें किसी भी प्रकार का अंतर देखने को नज़र नहीं आता, चाहे वो समय के अनुसार हो, चाहे फिर वो स्थान के अनुसार हो। ऐसी विधि को हम लोग प्राकृतिक विधि कहते हैं। अब जाहिर है विधि की बात कर रहे हैं तो इसका जन्म भी हुआ होगा, इसका विकास भी हुआ होगा। तो अब चूंकि नेचर ने जन्म दिया है तो कोई ऐसी तिथि, कोई ऐसी डेट, कोई ऐसा काल तो हम बता नहीं सकते हैं या इस पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं कि कब पैदा हुआ ऐसे। तो ये निरंतर समय के अनुसार लोगों के व्यवहार पर डिपेंड होते हुए इसका विकास होता रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई है नहीं कि आज जन्म हुआ, कि जैसे आप लोग का बर्थडे होता है तो ऐसा तो है नहीं कि आज हमारा बर्थडे है तो फिर ठीक है इसी डेट से मानेंगे। तो नेचुरल लॉ स्कूल में ऐसी सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी, लेकिन इसके विकास के बारे में हम लोग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, विकास इसका कैसे हुआ है। आइए अब चर्चा कर लेते हैं हम लोग प्राकृतिक विधि के विकास के बारे में, और ये कई कालखंडों में बटा हुआ है और इसकी चर्चा उसी अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनानी एरा में क्या रहा है, ठीक है, ग्रीक एरा में, यूनानी काल में क्या रहा है, उसका विकास के बारे में योगदान। तो इसमें सबसे प्रमुख जो होते हैं वो हेराक्लिटस को माना जाता है। हेराक्लिटस प्राकृतिक विधि में यूनान में जो है सबसे प्रमुख माना जाता है। इनका ये मानना था कि प्राकृतिक विधि चूंकि कहीं भी भेदभाव नहीं करती इसलिए सर्वोत्तम है, और मानवीय विधि, मानव निर्मित विधि जो है वो इसीलिए प्राकृतिक विधि से निम्न स्तर रखती है क्योंकि प्राकृतिक विधि कहीं पर अंतर पैदा नहीं करे, लेकिन मानव निर्मित विधि अंतर जरूर पैदा कर देगी। हेराक्लिटस का ये मानना था कि जो प्राकृतिक व्यवस्था है वो बड़ी अच्छी है। वो कहते हैं कि सभी को वो समान रूप से देखती है। जैसा कि किसी को सूर्य की अगर उदाहरण लेना हो तो सूर्य जितनी गर्मी मुझे देगा उतनी ही गर्मी आपको देगा, उतनी ही रोशनी आपको मिलेगी।
प्रकृति ने जो वायु का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, तो सभी को श्वास लेने में उतनी ही आप सक्षमता दिखा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मुझे जितनी आपको एयर मिलती है उतनी जो है आपको नहीं मिलती हो, तो ऐसा तो है नहीं। तो प्रकृति ने जो व्यवस्था बनाई है उसमें समानता बहुत दिखाई देती है। तो इनका कहना भी ठीक है कि प्राकृतिक जो व्यवस्था है वो ज़्यादा अच्छी है। वो अच्छी क्यों है? वो अच्छी इसीलिए है कि उसमें पूरी तरीके से समानता है। अगर मानव निर्मित विधि होगी तो उसमें समय और स्थान के अनुसार असमानता होना जाहिर सी बात है। तो हेराक्लिटस ने यही माना कि प्राकृतिक विधि बहुत अच्छी है, इसके अलावा किसी और विधि को इससे नीचे ही रखा जाए, वास्तविक विधि को इससे नीचे रखा जाए, तो इन्होंने प्राकृतिक विधि को हमेशा वरीयता प्रदान की है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो समय आता है, उसे हम लोग जानते हैं स्टोइक्स काल के नाम से। ठीक है, स्टोइक्स एरा। इसमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तीन जो है प्रमुख चिंतक रहे हैं, तीन प्रमुख विचारक और ज्यूरिस्ट रहे हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुकरात इसमें सबसे प्रमुख रहे हैं। सुकरात ने प्राकृतिक विधि में नैतिकता के तत्व को भी सम्मिलित किया और कहा कि सुकरात जो थे उन्होंने कहा कि इसमें नैतिकता का भी तत्व होना चाहिए। सुकरात ने कहा कि प्राकृतिक नैतिक विधि होती है, केवल प्राकृतिक विधि नहीं होती है। प्राकृतिक नैतिक विधि कहने का मतलब है कि नेचुरल मोरल लॉ। इन्होंने यह भी बताया कि न्याय दो प्रकार का होता है, पहला नैतिक रूप से, ठीक है, दूसरा विधिक रूप से। तो जो पहला न्याय है, ठीक है, इन्होंने न्याय के दो प्रारूप बताए थे। एक को बताया इन्होंने जो प्राकृतिक न्याय होता है, दूसरा इन्होंने बताया जो है विधिक न्याय। एक नेचुरल जस्टिस और दूसरा लीगल जस्टिस। इन्होंने कहा कि लीगल जस्टिस में असमानता की बात हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक न्याय कहीं पर भी असमान नहीं है। इसके बाद स्टोइक्स काल में जो दूसरे सबसे प्रमुख जो चिंतक हैं, ज्यूरिस्ट हैं, उनका नाम आता है प्लेटो। प्लेटो सुकरात के ही शिष्य थे, जिन्होंने मिनिमम गवर्नेंस का भी सिद्धांत दिया। उनके अनुसार प्रकृति जो होती है उसकी एक व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति अपने अपने कार्यों को अपनी अपनी तरीके से करते रहते हैं। जैसे कि सूर्य अपने आप से निकलता है, नदियाँ अपने आप से बहती हैं, उसी तरह उनका मानना था कि जो समाज के व्यक्ति हैं वो सभी भी क्या करें, अपने अपने कार्यों में लगे रहें, और शासन यानी जो शासक है वो भी अपने ही कार्यों में लगा रहे, और बहुत ऑर्डर्स जो है देने की उसमें आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि शासन जो हो वो मिनिमम होना चाहिए। तो प्लेटो ने स्टोइक्स काल में यही बात कही कि वो मिनिमम गवर्नेंस जो है वो होना चाहिए। ठीक, इसके बाद जो आते हैं जो अगले चिंतक, ठीक है, इन्होंने मिनिमम गवर्नेंस, न्यूनतम शासन, नोट कर लीजिएगा इसे। इसके बाद आते हैं जो है अरस्तु। अरस्तु जो है प्लेटो से एक कदम और आगे निकलते हैं और ये कहते हैं कि केवल प्राकृतिक विधि में केवल प्राकृतिक तत्व नहीं होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं चूंकि ये मानवीय जो है लोगों पर जो है मानव हैं उन पर लागू होता है, इसलिए उसमें मानवीय चिंतन का भी विषय होगा, उसमें ह्यूमन रीजनिंग की भी बात आएगी। तो अरस्तु बात करते हैं प्राकृतिक विधि में, ठीक है, नेचुरल लॉ में
ह्यूमन रीजनिंग के भी जो मिक्स होने की बात करते हैं, उसमें कहते हैं कि वो मिलावट होती है, उसमें कहीं ना कहीं आप चाहकर भी उसको अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर शुरू होता है आपका रोमन काल। रोमन काल जो है उसमें थोड़ी सी सोच अलग है स्टोइक्स काल से। क्यों अलग है? क्योंकि रोमन लोग जो हैं वो ये कहते हैं, जो दार्शनिक हैं वो ये कहते हैं कि दो तरह की विधियां हैं। एक वो जिसमें प्राकृतिक विधि के तत्व हैं जो सार्वजनिक विधि के रूप में मानी जाती है, लेकिन दूसरी एक और विधि है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे नागरिकों के ऊपर लागू होती है। दो तरह की जो विधियां हैं उनमें से जो पहली है उसे सार्वजनिक विधि के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक विधि, सार्वजनिक विधि जिसे जस जैंतियम के नाम से भी जाना जाता है। जबकि दूसरी जो विधि है उसे नागरिक विधि कहा जाता है। जिसे रोमन लोग जस सिविटास कहते थे। जैसे कि आपको पता है कि सिविल से सिविटास होता है, सिविल मतलब नागरिक। तो ये दो तरह के जो है वहाँ पर आपको डिस्टिंक्शंस मिल जाएंगे, डिफ्रेंशिएशंस मिल जाएंगे। इसमें जो प्रमुख थे वो सिसरो थे, रोमन जो काल में सिसरो थे। इसके बाद फिर शुरू हो जाता है आपका अंधयुग। अंधयुग का मतलब जैसे आप नाम से जान ही रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी खराब होती हैं प्राकृतिक विधि को लेकर। अंधयुग में संपत्ति का कॉन्सेप्ट आ जाता है, राज्य का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और साथ ही साथ आ जाता है कॉन्सेप्ट दासता का। आप जानते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं कि प्राकृतिक विधि में कहीं पर भी असमानता की बात नहीं है, लेकिन जब अंधयुग आता है तो उसमें असमानता दिखाई पड़ती है। एक व्यक्ति दूसरे को दास बनाकर रखता है, वहाँ उसका कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। लेकिन इस अंधयुग में भी, डार्क एज में भी कुछ लोग थे, कुछ दार्शनिक ऐसे थे जिन्होंने प्राकृतिक विधि को जिंदा रखने का प्रयास किया, जिसमें एम्ब्रोस और थॉमस, ठीक है, सेंट ऑगस्टाइन जो है प्रमुख है उसमें। ठीक, इस अंधयुग के बाद जो आता है वो अगला युग आता है मध्ययुग। मध्ययुग का जो काल होता है वो होता है 12वीं से 14वीं शताब्दी तक। ठीक है, मध्ययुग जो होता है, मिडिल एज जो बात कर रहे हैं, वो 12 से 14वीं शताब्दी तक होता है। इसमें जो है सबसे प्रमुख जो रहे हैं वो थॉमस एक्विनास रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, दैवी विधि से प्राकृतिक विधि को अलग किया था। ये प्रीलिम्स में आता है, आपके सीयूईटी या फिर यूपी जुडिशियल सर्विस में आ सकता है कि किसने अलग किया था। ये प्रश्न आपको बार बार मिलेगा बहुत सारी बुक्स में। तो थॉमस एक्विनास थे, उन्होंने दैवी विधि से अलग किया था। ठीक है, थॉमस एक्विनास, इन्होंने क्या किया था, जो है दैवी विधि से प्राकृतिक विधि को अलग करते हुए कहा था कि ये दैवी विधि का एकमात्र भाग है। ठीक है, क्योंकि संपत्ति की जो संकल्पना है, उस संपत्ति को, ठीक है, वंचित नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति से। संपत्ति में समानता लाई जा सकती है व्यक्तियों के बीच, लेकिन किसी व्यक्ति को ये कह दे कि उसके पास संपत्ति ही नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इन्होंने ये माना था। इसके बाद जो बात आती है, ठीक है, मध्ययुग के बाद पुनर्जागरण काल आ जाता है। आप पुनर्जागरण काल के बारे में जानते हैं कि बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए थे। ठीक है, पुनर्जागरण काल आ जाता है। इसके बाद पुनर्जागरण काल में बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए थे,
और इसका समय जो होता है वो 17वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, 17th सेंचुरी जो है, 17th सेंचुरी माना जाता है। ठीक है, और इसमें प्रमुख ग्रोसियस ही रहे हैं, ह्यूगो ग्रोसियस, और साथ ही साथ आपको इसमें नाम देखने को मिलेगा हॉब्स, लॉक और रूसो का। और इसमें सामाजिक संविदा का जो तत्व है उसके क्या प्रभाव रहे हैं वो भी देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ डिस्कस करना ठीक नहीं है, जब वो हम लोग सामाजिक विचारधारा पढ़ेंगे, ठीक है, तब वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये इतना इसमें पढ़ना है। पुनर्जागरण काल में 17th सेंचुरी में जो भी थोड़ा सा गिरावट आई है प्राकृतिक विधि में, क्योंकि व्यक्ति अपने मानसिक स्तर का प्रयोग करने लगा था, दिमाग का प्रयोग करने लगा था। इसके बाद एक आता है अवनति काल। ठीक है, जब डिक्लाइन होना शुरू हो गया प्राकृतिक विधि का, अवनति काल आता है। इसे 19वीं शताब्दी के करीब माना जाता है कि ये 19वीं शताब्दी में ऐसा समय आया जब प्राकृतिक विधि का समापन होने लगा। 19वीं सदी के करीब करीब। इसके बाद 19वीं शताब्दी में जब इसका बहुत ह्रास हुआ तो फिर जाहिर सी बात है, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं। जैसे कि पहले ऐसा था, पहले हमारे यहाँ जो आप जानते हैं कि जो कंपोस्ट यूज़ की जाती थी, जो सारी चीज़ें, ठीक है, फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता था, वो बड़ा ही नेचुरल हुआ करता था। ठीक है, लेकिन बाद में उसमें केमिकल का यूज होने लगा, फिर वापस सब लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। तो उसी तरह हुआ नेचुरल लॉ के साथ। नेचुरल लॉ का पहले एकदम गिरावट आई, फिर लोग वापस नेचुरल लॉ की तरफ जाना शुरू किए, तो वापस से एक रिवाइवल शुरू हुआ, पुनरुद्धार काल शुरू होता है यहीं पर। पुनरुद्धार काल शुरू होता है। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अच्छी होती हैं। इसमें स्टेमलर का नाम सबसे प्रमुख आता है, जॉन रॉल्स भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ से प्राकृतिक विधि के जो नियम है वापस से उनको थोड़ा सा जो है उसमें बल मिलता है, उसमें चीज़ें यूज करने के लिए वापस से प्राकृतिक विधि का ही प्रयोग लोग करना शुरू कर देते हैं, न्याय के लिए जो है, बाकी सारी चीज़ों के रेगुलेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आपका पूरा हो जाता है कि प्राकृतिक विधि क्या है, प्राकृतिक विधि का विकास कैसे हुआ है। अब हम देखेंगे इसके बाद एक और सेगमेंट कि इस प्राकृतिक विधि का भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या योगदान रहा है, या फिर क्या उसमें जो है प्रयोग किया जा रहा है भारत के परिप्रेक्ष्य में। हालांकि लॉ के संदर्भ में ये चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो प्राकृतिक विधि है, क्योंकि कोडिफाइड तो है नहीं, आप जानते हैं कि कोई नेचुरल लॉ कोडिफाइड तो है नहीं, तो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस प्रकार से इसको प्रयोग में लाया है। तो हम देखेंगे कुछ केसेस के साथ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक विधि, दो तीन केसेस लिखते हैं, उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो केस आपका आता है वो आता है आपका मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में जैसे आपको सभी को पता होगा कि सेक्शन 303 आईपीसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि यह कन्विक्टेड और नॉन कन्विक्टेड पर्सन के बीच जो है अंतर पैदा करता था, जो कि समानता के नियम के विरोध में था। सेक्शन 303 ये कहता था कि कोई भी व्यक्ति जो कन्विक्टेड है, अगर वो फिर से मर्डर करता है तब उसे सीधा मृत्युदंड की जो है सजा दी जाएगी। लेकिन जो पहली बार ऐसा कर रहा है या जो कन्विक्टेड नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़े से नियम अलग थे। तो इस बारे में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये असमान है, और प्राकृतिक नियम ये कहता है, प्राकृतिक विधि ये कहती है कि कहीं पर भी असमानता नहीं होनी चाहिए, और ये आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट करता था। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा केस आता है वो आता है PUDR,
पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मिनिमम वेजेस दिया जाना प्राकृतिक विधि के नियमानुसार है। किसी व्यक्ति से कोई काम करा लेना, ठीक है, और उसको उतना पैसे ना देना जितना कि दिया जाना चाहिए, ये दास्ता यानी बेगार आदि के रूप में देखा जाता है। इसीलिए प्रकृति ये कहती है कि सभी का क्या होता है, बराबरी होती है, सभी के बीच में इक्वालिटी होती है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं इस केस में भी कि प्राकृतिक विधि को जो है संरक्षित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा और इम्पॉर्टेंट केस आप देख लीजिए, बहुत बार सुना होगा, हुस्नारा खातून, हुस्नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें सेक्रेटरी करके होता है, लिखा रहता है थ्रो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, वो आप देख लीजिएगा। तो इस केस में ये कहा गया कि बहुत सारे प्रिजनर ऐसे होते हैं जिनकी सज़ा पूरी हो जाती है, जो ऐसे प्रिजनर्स हैं जो कि अंडर ट्रायल ही अपने किए गए अपराध से ज़्यादा की सज़ा वो काट चुके हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बिना औचित्य के किसी भी व्यक्ति को जेल में रखना, उसकी स्वतंत्रता से उसको दूर करना, उससे वंचित करना, उसकी स्वतंत्रता का हनन करना है। इसीलिए ये प्राकृतिक नियमों के विरोध में है। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ें हैं प्राकृतिक विधि के बारे में। तो अब हमारा पूरा डिस्कशन नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में समाप्त हो जाता है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़िएगा, देखिएगा, और ये आपको क्लास कैसी लगी इस बारे में कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा, जिससे हम और आपके लिए आगे क्लासेस ले आ पाएँ। अगला जब हम लोग वीडियो देखेंगे, जो मिलेंगे, उसमें हम बात करेंगे अगले स्कूल के बारे में, जो होगा एनालिटिकल स्कूल, जो इसी नेचुरल लॉ स्कूल के विरोध में होगा।